नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन वाई। ठीक है, चार आपको सिचुएशंस दिए हैं और इन चारों सिचुएशंस को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन क्या कहती है, ए हॉर्स कैन नॉट पुल ए कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। अगर हॉर्स एंड कार्ट सिस्टम अगर किसी एम्प्टी स्पेस में रखा जा रहा है तो हॉर्स जो है उस कार्ट को पुल नहीं कर पाएगा, आगे मूव नहीं कर पाएगा हॉर्स। ठीक, तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, हॉर्स क्या कोई भी अगर पर्सन है या कोई भी चीज़ अगर आगे मूव कर रही है अर्थ की सरफेस पे, मान लीजिए अर्थ की सरफेस है, ठीक है, और उस पर मान लिया कोई पर्सन भी मूव कर रहा है, तो पर्सन के मूवमेंट की खास बात क्या होती है कि वो अगर वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, बढ़ने की कोशिश कर रहा है आगे की तरफ, और पीछे कुछ भी है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको वो खींच के लेके जा रहा है मान लिया, ठीक, तो आगे मूव करने की जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है वो हम किस किस फोर्स की वजह से आगे मूव कर पाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप ज़मीन पर आगे की तरफ चल पा रहे हो तो कौन सा फोर्स लग रहा है आगे की तरफ जो जिसकी वजह से आप मूव कर पा रहे हो, तो आगे की तरफ मूव करने की जो खास बात होती है, चाहे वो बस के केस में हो, कार के केस में हो, बाइक के केस में हो, पर्सन के केस में हो, किसी एनिमल के केस में हो, किसी भी केस में अगर आगे की तरफ मूवमेंट करने की बात है तो एक ही कंसेप्ट लगता है। वो कंसेप्ट क्या होता है कि जो भी पर्सन या जो भी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करना चाह रहा है, चाहे वो कार हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो वो अपने व्हील से या पैरों से ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करता है। अब ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन अपने पैरों से ज़मीन पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है। आप खुद चलने की कोशिश करोगे तो आप क्या करते हो, अपने पैरों से ज़मीन पे पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो। ठीक, चलना कहाँ है आपको, आगे की तरफ, तो आप ज़मीन पे फोर्स कहाँ लगाते हो, पीछे की तरफ, ताकि जैसे ही आपने ज़मीन पे पीछे की तरफ फोर्स लगाया तो उसका जो रिएक्शन फोर्स होगा वो आप पे लगता है आगे की तरफ, और इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आप आगे मूव कर पाते हो। ठीक, कौन सा फोर्स है ये, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, इसी तरह से कोई व्हील है और यहाँ पे इंजन इसको ड्राइव कर रहा है, तो ये व्हील इस तरफ घूमने की कोशिश करता है, तो इस तरफ घूमने की कोशिश की प्रोसेस में क्या होता है, वो ज़मीन को कहाँ पुश करने की कोशिश करता है, पीछे की तरफ, तो ज़मीन उस पर रिएक्शन फोर्स कहाँ लगाती है, आगे की तरफ, जिसकी वजह से व्हील कहाँ मूव करता है, आगे की तरफ मूव करता है। ठीक, तो ये भी फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स। अगर आप बहुत तेज़ी से घुमाने की कोशिश करोगे, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन एक मोमेंट आएगा, फ्रिक्शन फोर्स की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। ठीक है, म्यू एम जी कहते हैं या म्यू आर कहते हैं या म्यू एन कहते हैं उसको, एन और आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। ये क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिटिंग फोर्स है, ठीक है, उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर उससे ज़्यादा तेज़ी से आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो नहीं बढ़ पाओगे, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा और यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगी, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बाइक को अगर आप बहुत तेज़ी से एक्सीलरेट करने की कोशिश करोगे तो ये पहिया क्या होना शुरू हो जाएगा, स्लिप होना शुरू हो जाएगा। स्लिप होने का मतलब ये है कि जितना एक्सीलरेशन आप चाहते हो या जितना फोर्स आप चाहते हो आगे की तरफ, ग्राउंड उतना फोर्स नहीं दे पा रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन की क्या है, एक लिमिट है, और फ्रिक्शन अपनी लिमिट पे पहुंच गया, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन आप तो उससे भी ज़्यादा चाहते हो, इसलिए वहाँ पे क्या स्टार्ट हो गई, स्लिपिंग स्टार्ट हो गई। क्लियर। तो आगे बढ़ने का बेसिक कंसेप्ट बस यही होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है या व्हील है या पर्सन है या कोई एनिमल है, वो ग्राउंड को पुश करेगा पीछे की तरफ, उसका रिएक्शन फोर्स उस पर लगेगा आगे की तरफ, और उस रिएक्शन फोर्स की वजह से वो आगे की तरफ मूव करेगा। अब जो हॉर्स है वो कार्ट को इसलिए पुल नहीं कर पाएगा एम्प्टी स्पेस में, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्राउंड ही नहीं है, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। ठीक है, इसलिए वो उसको पुल नहीं कर पाता है। क्लियर, तो फर्स्ट एक्सप्लेन हो गया। सेकंड क्या है, पैसेंजर आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन द स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। ठीक है, जब बस ब्रेक लगाती है या ट्रेन में ब्रेक लगते हैं तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, इनर्शिया की वजह से। ठीक है, बस तो रुक गई है लेकिन पैसेंजर्स अब भी मूव कर रहे हैं, तो वो इनर्शिया की वजह से आगे बेंट हो जाते हैं। ठीक, सी पार्ट में क्या कह रहा है, इट इज़ ईजियर टू पुल ए लॉन मूवर देन टू पुश इट। ठीक है, तो इसको ज़रा ढंग से समझना है कि जो लॉन मूवर होता है, ठीक है, उसको पुल करना आसान है बजाय कि उसको पुश करने के। तो उसको ड्रॉ करते हैं, ढंग से देखना है आपको। हम दो सिचुएशन बनाएंगे। एक सिचुएशन में हम इसको पुश करेंगे, ये ग्राउंड पे लॉन मूवर है, ये ग्राउंड पे है, ये भी ग्राउंड पे है। दो सिचुएशन बनाने के लिए दो अलग अलग लॉन मूवर बनाए। तो एक केस में हम इसको क्या करेंगे, पुश कर रहे हैं, ठीक, और दूसरे केस में हम इसको क्या करेंगे, पुल करेंगे।
तो आपको ढंग से देखना है। इस केस में हम इसको क्या कर रहे हैं, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस केस में हम इसको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पर फोर्सेज देखें तो कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, ढंग से देखना। ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, इस पर भी ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, ठीक। ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, इसको n कह देते हैं, और यहाँ से भी ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, इसको n कह देते हैं, ठीक। ये फोर्स जो आपने लगाया इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम कह देते हैं R1 और वर्टिकल कंपोनेंट को कह देते हैं R2। इसी तरह से ये जो फोर्स लगाया इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल को क्या बोल देंगे R1 और वर्टिकल को क्या बोलेंगे R2। इतने सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। बाकी फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा यहाँ पे जब ये मूव करेगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है, वो अभी ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। अभी हम नॉर्मल रिएक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता जाएगा फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, अगर आप फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे तो वो किसके बराबर होती है, वो म्यू इंटू एन के बराबर होती है। अगर एन की वैल्यू ज़्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होती है, नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन किस केस में ज़्यादा है। जिस केस में नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा उस केस में फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू भी ज़्यादा होगी और उस केस में लॉन मूवर को मूव कराना मुश्किल होगा। और जिस केस में नॉर्मल रिएक्शन कम होगा उस केस में फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, कम होगा, और फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो लॉन मूवर को मूव कराना आसान होगा, ठीक। तो जरा फर्स्ट केस में वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट केस की वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, एक mg लग रहा है, एक R2 लग रहा है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, mg, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और सॉरी ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ लग रहा है mg और R2। तो क्या इक्वेशन बनेगी, n इज इक्वल टू बनेगी mg प्लस R2। नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि जब भी लॉन मूवर मूव करेगा मूव तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही करेगा, वर्टिकल में तो मूव करेगा नहीं। तो वर्टिकल में मूव नहीं करेगा, इसका मतलब वर्टिकल में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो नेट अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, एक mg लग रहा है और एक R2 लग रहा है। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया, mg प्लस R2। अब जरा इस सिचुएशन का नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं। तो इसमें नेट अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन कौन से लग रहा है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ और एक R2 भी लग रहा है। तो यहाँ इक्वेशन बनने वाली है n प्लस R2 इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा हुआ है, तो वो है mg इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा mg माइनस R2। अब सिचुएशन एकदम साफ है। फर्स्ट केस में नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है mg प्लस R2 और सेकंड केस में आ रहा है mg माइनस R2। इसका मतलब डेफिनेटली सेकंड केस का नॉर्मल रिएक्शन कम है, और नॉर्मल रिएक्शन कम है तो सेकंड केस में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगी, कम। तो सेकंड केस में लॉन मूवर को मूव कराना आसान होगा, और सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, हम पुश नहीं कर रहे हैं, हम पुल कर रहे हैं। और फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो वही क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पुल कराना आसान है बल्कि पुश करना मुश्किल है। तो वही कह रहे हैं इट इज़ ईजियर टू पुल ए लॉन मूवर देन टू पुश इट। क्लियर। अब डी पार्ट, ए क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स वाइल होल्डिंग ए कैच, ठीक। तो एक बॉल है उसको कैच करना है, तो क्रिकेटर जो कहता है वो यहीं पे हाथ लगा के रोक नहीं लेता, उसको पीछे तक लेके आता है और धीरे धीरे उसकी स्पीड कम करके उसको रेस्ट में लेके आता है। एक तरीका क्या है, सीधे यहीं पे हाथ लगाओ और एकदम से उसको रेस्ट में ले आओ। एक तरीका क्या है, यहाँ पे हाथ लगाओ लेकिन एकदम से रेस्ट में मत लेके आओ, धीरे धीरे पीछे तक उसको लेके आओ और फिर रेस्ट में लेके आओ, ठीक। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, तो सिंपल सी बात है, ढंग से समझना है आपको। जो फोर्स लगता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। हाथ पे जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हाथ पे फोर्स लगेगा, जितना कम होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उतना कम फोर्स लगेगा, ठीक। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। अब इसको ढंग से समझना है आपको। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, ये जो डेल्टा पी है ये तो फिक्स ही होगा। अगर बॉल कुछ स्पीड से आ रही है और फाइनली आपको उसको कैसे लेके आना है, रेस्ट में लेके आना है, तो डेल्टा पी की वैल्यू तो फिक्स है। अगर बॉल मान लिया पी नॉट मोमेंटम लेके आ रही है और फाइनली रेस्ट में आना है, तो डेल्टा पी की वैल्यू पी नॉट ही हो जाएगी, या माइनस साइन लगाना है तो जीरो माइनस पी नॉट आप लिख सकते हो उसको। फाइनल मोमेंटम जीरो होना है, इनिशियल मोमेंटम पी नॉट है तो जीरो माइनस पी नॉट।
ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये जो डेल्टा टी है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ा दें, इसकी वैल्यू बढ़ा सकें, तो अब अगर आप ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड करोगे तो फोर्स की वैल्यू अपने आप क्या आएगी, कम आएगी। तो हम क्या करते हैं, जब हम इसको स्लोली स्लोली इसकी स्पीड कम करते हैं तो बेसिकली हम क्या बढ़ा रहे होते हैं, हम डेल्टा टी बढ़ा रहे होते हैं। जिस टाइम इंटरवल में मोमेंटम चेंज हो रहा है, जिस टाइम इंटरवल में बॉल रेस्ट में आ रही है, उस टाइम इंटरवल को हम बढ़ा रहे होते हैं। और डिनोमिनेटर जब आप बढ़ाओगे तो टोटल वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, ताकि आपके हाथ पे फोर्स कम लगे और हाथ पे चोट कम लगे। ठीक है, वरना हाथ आपका जो है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। क्लियर है। तो जब आप हाथ को पीछे की तरफ लेके आ रहे हो तो बेसिकली आप क्या चीज़ इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, डेल्टा टी। क्लियर। तो ये चारों पार्ट क्लियर हो गए। पहले पार्ट में क्या था कि आगे मूव करने के लिए ग्राउंड से फ्रिक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है, बिना ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर ग्राउंड ही नहीं होगा तो हम मूव नहीं कर पाएंगे, और अगर ग्राउंड होगा और ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो अभी हम आगे मूव नहीं कर पाएंगे। हम किस फोर्स की वजह से मूव करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। ध्यान रखना, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रोकता ही नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स आगे बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करता है। जितनी गाड़ियाँ सड़क पर दौड़ रही हैं, जितने लोग सड़क पर मूव कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किस फोर्स की हेल्प से मूव कर रहे हैं, वो है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक। दूसरा क्या है, पैसेंजर क्यों आगे की तरफ बेंड कर जाते हैं जैसे ही बस स्टॉप करती है, तो वो इनर्शिया की वजह से। तीसरा क्या है, इट इज़ ईजियर टू पुल। तो एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो वो ये है कि जब आप पुल करते हो तो उसका एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन को कम करने में मदद करता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है और पुल करना आसान होता है। जब आप पुश करते हो तो पुशिंग में जो आप फोर्स लगा रहे हो उसका एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। जब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा, इसलिए पुश करना मुश्किल है और पुल करना आसान है। डी पार्ट में अगर एक लाइन में बोला जाए तो हैंड बैकवर्ड क्यों जाते हैं, ताकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कम हो जाए। वो कैसे कम होगा, जितने टाइम में आप मोमेंटम चेंज कर रहे हो उस टाइम को बढ़ा दो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, ताकि हाथ जो है वो डैमेज ना हो। क्लियर।